हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल व्हाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मैं हूं साजिद और आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक नई क्लास के साथ। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आपकी कल है बोर्ड परीक्षा और दोस्तों बोर्ड परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चला रखी है। जो भी हमने तुम्हें पिछले 2-3 महीने में पढ़ाया हम उसे दो घंटे में जो उसमें से इंपॉर्टेंट है उन्हें रिवाइज करा रहे हैं। तो दोस्तों यूपी यानी ये आज हमारी हिंदी क्लास होगी। यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 क्लास 10th हिंदी होगी और दोस्तों हिंदी की इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। हिंदी की इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आज हम बात करेंगे दोस्तों हिंदी गद्यांश यानी दोस्तों हिंदी गद्यांश व पद्यांशों के महत्वपूर्ण प्रश्न। यानी दोस्तों जो भी हिंदी के गद्यांश व पद्यांश है, यानी जो भी आपकी परीक्षा में हिंदी के गद्यांश व पद्यांश बनेंगे दोस्तों मैं आज आपको वे सभी इस वीडियो के अंदर हल कराऊंगा। यानी जो भी यूपी बोर्ड में दोस्तों आ सकते हैं हिंदी के गद्यांश व पद्यांश, वही मैं आज आपको हल कराऊंगा। दोस्तों 16 फरवरी 2023 को बोर्ड में यही आएंगे। दोस्तों मैं इस चीज़ की गारंटी है कि 16 फरवरी को इसमें से एक ना एक तो आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा। 16 फरवरी 2023 को बोर्ड में यही आएंगे। तो दोस्तों आप इन्हें बोर्ड परीक्षा में जाने से पहले जरूर तैयार करके जाए। बोर्ड परीक्षा में जाने से पहले दोस्तों इन गद्यांश और पद्यांशों को जरूर पढ़ के जाए। इस वीडियो को जरूर देख के जाए दोस्तों। एक बार 16 फरवरी को पेपर में आग लगा दोगे दोस्तों। इस तरह से लगा दोगे क्या ना दोस्तों, इस तरह से तैयारी करवाई है कि आप बहुत बढ़िया तरीके से पेपर करवाएंगे अपना। अगर आपने सही तरीके से हमारी सारी क्लास ली है दोस्तों, आप हमारे से जुड़े रहे हैं तो दोस्तों आप पेपर में बहुत ही अच्छा स्कोर करके आने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों हमने एक एक चीज़ बहुत ही बारीकी से आपकी कवर कराई है दोस्तों। ये आज हमारी 12 नंबर की क्लास होगी। 12 नंबर दोस्तों आज आपके इस क्लास से पक्के होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों इसमें गद्यांश और पद्यांश दोनों ही हम तो हल करेंगे। हमारा गद्यांश भी होगा और पद्यांश भी। दोस्तों 12 नंबर की क्लास होगी। 12 नंबर दोस्तों आपके पक्के हो जाएंगे। कक्षा 10th वाले स्टूडेंट्स जरूर देखें दोस्तों। जो कक्षा 10th में है वो वाले स्टूडेंट जरूर वीडियो को देखें। क्योंकि दोस्तों क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाई गई है दोस्तों। बहुत ही मेहनत से जो छाट कर जो टॉपिक थे उन्हें उठाया गया है। तो दोस्तों यानी अब शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले बस आपको एक काम करना है। जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को दबा देना है और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना है। और दोस्तों हाँ, एक प्यार सा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना कि ये सभी वीडियो आपको कैसी लग रही है। और दोस्तों हमारे चैनल पर कक्षा 10 का और कक्षा 12 का यानी जो पेपर है उसका हल भी मिलेगा। तो दोस्तों आप जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हम अपनी वीडियो। तो दोस्तों देखिए बोर्ड परीक्षा 2023 में 101% आएगा पक्का। यानी क्या है दोस्तों, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गद्यांशों पर आधारित प्रश्न है दोस्तों। 6 नंबर के आते हैं गद्यांशों पर आधारित प्रश्न है दोस्तों और मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। बोर्ड परीक्षा 2023 में 101% आएगा दोस्तों। बोर्ड परीक्षा में गारंटी है कि यही इसमें से आने की संभावना ज़्यादा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गद्यांश पढ़ेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दो। यानी दोस्तों जो गद्यांश दे रखा है उसे पढ़ो और उस पर जो बनने वाले प्रश्न है, उस पर जो आधारित प्रश्न है उन्हें दो। तो सबसे पहले दोस्तों हम इससे पहले देखते हैं कि इसमें यानी गद्यांश क्या है। पहले दोस्तों हम गद्यांश देखेंगे। एक प्राचीन विद्वान का विचार है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा करनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारा सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें तब उत्तम पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। तो दोस्तों आपको इस गद्यांश से पढ़कर आप बताइए कि आपको कौन से चैप्टर से गद्यांश लगा। तो दोस्तों ये जो मित्रता पाठ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का द्वारा लिखा हुआ पाठ है वो उससे है। तो दोस्तों अब देखते हैं इसके कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों अब देखिए इसमें क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें दोस्तों कि प्रश्न नंबर 1, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। तो दोस्तों इसका संदर्भ लिखेंगे। अब संदर्भ लिखेंगे कैसे, अब मैं आपको बताऊंगा कि संदर्भ कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम संदर्भ को इस तरह से अपनी जो हमारी कॉपी होगी उस पर कर लेंगे संदर्भ और पढ़ेंगे। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित पाठ मित्रता से लिया गया है। इसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना किस पाठ से लिया गया है, मित्रता।
तो दोस्तों संदर्भ में हमें लिखना है पुस्तक गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित पाठ मित्रता से लिया गया है। इसके लेखक यानी या इसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। दोस्तों हमारा गद्यांश सॉरी हमारा संदर्भ पूरा हो गया और संदर्भ के आपके 2 नंबर पक्के मिल जाएंगे। दोस्तों मैंने इतने सारे क्वेश्चन क्यों दे रखे, क्वेश्चन आएंगे खुद दोस्तों 3 क्वेश्चन आएंगे क्या, तो एक गद्यांश आ जाएगा, रेखांकित आ जाएगा और विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की गई, इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर इनमें से कोई सा क्वेश्चन आया, मैंने जो इस गद्यांश से जो क्वेश्चन बन सकते थे मैं आज सभी क्वेश्चन आपके लिए ले आया हूँ। अब दोस्तों देखते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब दोस्तों इसके अंकित की व्याख्या करेंगे। अब रेखांकित कौन सी होती है मैं बताऊंगा। रेखांकित अंश की व्याख्या। अब दोस्तों एक बार चलते हैं अपने पिछले वाले पेज पर। आप देखिए एक बार यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ से देखिए, यहाँ से विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि उसे खजाना मिल गया है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। अब आगे देखिए, सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का साधैर्य और कोमलता होती है। ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। यानी दोस्तों जो भी एक तो यहाँ से लेकर दोस्तों यहाँ से लेके और यहाँ तक जो दे रखा उसका वो यानी उसका हिंदी में यानी उसका उसे एक्सप्लेनेशन करना है, व्याख्या करनी है। और दोस्तों एक विश्वास पात्र मित्र से लेकर और दोस्तों यहाँ तक है तक इसकी व्याख्या करनी है। तो दोस्तों अब देखते हैं, यानी आपने पढ़ा कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए सब उसे समझना चाहिए कि उसे खजाना मिल गया है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। क्या है? जीवन की एक औषधि है। अब दोस्तों देखते हैं क्या इसके साथ कैसा रेखांकित अंश की व्याख्या कर सकते हैं। अब देखिए रेखांकित अंशों की व्याख्या। विश्वास पात्र मित्र सदैव विपत्तियों में अपने मित्र की सहायता करके उसको बुराइयों से बचाकर उसको सब प्रकार से रक्षा करता है, यानी सब प्रकार से रक्षा करता है। व्यक्ति को ऐसा ही मित्र बड़े सौभाग्य से मिलता है, यानी दोस्तों व्यक्ति को ऐसा मित्र बड़े सौभाग्य से मिलता है। जिस प्रकार एक अच्छी औषधि, यानी औषधि किसे बोलते हैं? दवा को। दवा को व्यक्ति को भयंकर से भयंकर रोग से मुक्ति दिलाकर उसे स्वस्थ और प्रसन्न बनाती है, उसी प्रकार सच्चा मित्र को जीवन की औषधि भी कहा जाता है। नहीं दोस्तों जो भी हमने इसमें यहाँ पढ़ा, दोस्तों जो भी कहा रखा था खजाना मिल जाए विश्वास पात्र में जीवन की एक औषधि है, वो हमने थोड़ा सा बड़ा एक्सप्लेन करके हमें अपने शब्दों में यहाँ हमें लिख देना है। जीवन की औषधि कहा जाता है। अब दोस्तों इसमें निचले वाला एक्सप्लेनेशन देंगे जो नीचे था। जिस प्रकार एक कुशल वैद्य अथवा चिकित्सा किसी व्यक्ति के समस्त शारीरिक रोगों को समझकर उसका निदान करके उसे निरोगी बनाता है, यानी जिस प्रकार एक कुशल वैद्य अथवा चिकित्सा किसी व्यक्ति के समस्त शारीरिक रोगों को समझकर, यानी कुशल वैद्य का मतलब दोस्तों नहीं जो अच्छा खासा वैद्य यानी जिसे सही यानी रोगों की पहचान हो दोस्तों, कुशल वैद्य अथवा चिकित्सक यानी चिकित्सक मतलब डॉक्टर किसी व्यक्ति के समस्त शारीरिक रोगों को समझकर, यानी किसी व्यक्ति में कौन सा रोग है उसके शारीरिक रोगों को समझकर उसका निदान करके उसे निरोगी बनाता है। ठीक उसी प्रकार सच्चा मित्र हमें बुरे रास्ते से हटाकर अच्छे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है और वह अपने मित्र से उसके दोषों एवं गलतियों को के लिए कटु वचन नहीं कहता, उसकी आलोचना नहीं करता। सच्चा मित्र माता के स्नेह और कोमलता और धैर्य का प्रतीक है। किसका? यानी जैसी हमारी माता में प्यार करती है उसका धैर्य का प्रतीक है। तो दोस्तों आपने उसका प्रतीक है यानी आपने उसका एक्सप्लेनेशन हद तक लिख लिया। अब इसमें दे रखा था ऐसी मित्रता करने का प्रयत्न करना चाहिए जो प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। अच्छी से अच्छी माता का धैर्य और कोमलता होती है। अब दोस्तों चलते हैं, इसमें अगला क्वेश्चन दे रखा यानी इसमें थोड़ा सा और दे रखा है दोस्तों। इसे यहाँ से देखिए, माता जैसा स्नेह देकर हमें कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग की ओर ले जाता है। यानी कुमार्ग का मतलब दोस्तों जो हमें गलत रास्ते से हटाकर सन्मार्ग यानी अच्छे रास्ते की ओर ले जाता है। अतः हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हमें विश्वास पात्र तथा सच्चा मित्र प्राप्त हो। हमें यानी हम सबको ऐसी कामना चाहिए कि हमें विश्वास पात्र और सच्चा मित्र प्राप्त हो। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। इसमें अगला क्वेश्चन दे रखा था कि विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की गई है। विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की गई है? तो दोस्तों विश्वास पात्र मित्र की तुलना खजानों और औषधि से की गई है। दोस्तों इसमें क्वेश्चन दे रखा था ना कि विश्वास पात्र मित्र की तुलना की तुलना किससे की गई है। तो दोस्तों विश्वास पात्र मित्र की तुलना खजानों और औषधि से की गई है। दोस्तों यहाँ देखिए एक बार, इसमें विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए समझना चाहिए कि उसे खजाना मिल गया है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि, यानी किससे की गई? एक तो खजाने से और एक औषधि से। दोस्तों ध्यान रखना, विश्वास पात्र यानी विश्वास पात्र का मतलब जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं, उस मित्र की तुलना किससे की गई है? खजानों और औषधि से की गई है। सच्ची मित्रता कैसी होती है?
सच्ची मित्रता से उत्तम वैद की सी निपुणता तथा परख होती है। यानी जो सच्ची वैद मित्रता होती है उसमें उत्तम से उत्तम वैद की सी निपुणता तथा परख होती है, उसमें अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य तथा कोमलता होती है। यानी दोस्तों सच्ची मित्रता कैसी होती है? सच्ची मित्रता से उत्तम वैद की सी निपुणता, यानी अच्छे से अच्छे वैद की निपुणता तथा परख होती है, यानी उसमें वैद की निपुणता और परख होती है, उसमें अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य तथा कोमलता होती है, उसमें अच्छी से अच्छी माता का धैर्य तथा कोमलता होती है। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, हमें किन लोगों को अपना मित्र बनाना चाहिए। वो कह रहा है कि हमें किन लोगों को अपना मित्र बनाना चाहिए। तो हमें उन लोगों को अपना मित्र बनाना चाहिए जो उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ रखे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाए, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करे। दोस्तों इसने क्या कहा? अगला क्वेश्चन था कि हमें किन लोगों को अपना मित्र बनाना चाहिए। दोस्तों इसमें आपने क्वेश्चन देखा होगा, ये रहा इसमें क्वेश्चन, यानी डे वाला क्वेश्चन देखा, हमें किन लोगों को अपना मित्र बनाना चाहिए, हमें किन लोगों को अपना मित्र बनाना चाहिए। तो दोस्तों हमें उन लोगों को अपना मित्र बनाना चाहिए जो उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ रखे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाए, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करें। यानी दोस्तों हमें उन लोगों को अपना मित्र बनाना चाहिए जो उत्तम संकल्पों से दृढ़ हो, यानी जो एक बार कह दे वो कह दिया, दृढ़ हो, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाए। नहीं, अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं या हमारे में अंदर कोई त्रुटि है तो उसे हमारे में से दूर करें, सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करें। यानी सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को यानी उसमें हमारे अंदर भर दे, कुमार्ग के प्रति सचेत करें, यानी जो हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं उसके प्रति हमें सचेत करें, और हतोत्साहित होने पर हमें उत्साहित करें, अगर हम कभी निराश हो जाए तो हमारा हौसला बढ़ाए। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सच्चा मित्र किस प्रकार से सहायता करता है, यानी सच्चा मित्र किस प्रकार से सहायता करता है। तो सच्चा मित्र उत्तमपूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से हमारी सहायता करता है। यानी दोस्तों सच्चा मित्र जो होता है वो हमें एक बढ़िया तरीके से यानी उत्तमपूर्वक जीवन जीने में हमारी सहायता करता है। अब दोस्तों हमारा ये तो जीवन पर यानी ये तो हमारा गद्यांश हो गया पूरा। ये दोस्तों किसका कौन से चैप्टर का गद्यांश था आप एक बार जरूर मुझे कमेंट करके बताना। नहीं कौन सा मित्रता पाठ था, मित्रता और आचार्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मित्रता है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अब दोस्तों चलते हैं अगले चैप्टर पर। अब दोस्तों देखिए क्लास 10th हिंदी गद्यांश पर आधारित प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, बोर्ड परीक्षा में 101% आएगा। यानी दोस्तों 101% आएगा। ममता जयशंकर प्रसाद जी का जो है दोस्तों उसका महत्वपूर्ण गद्यांश देख सकते हैं कि उसका महत्वपूर्ण गद्यांश आपकी परीक्षा में कैसा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है दोस्तों। तो इसे देखेंगे, इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इसे हल करने से पहले हम इसके यानी इसे गद्यांश को पढ़ लेते हैं कि इस गद्यांश में है क्या और ये क्या कह रहा है। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोन के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। यानी रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोन के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, यानी दोस्तों जो रोहतास दुर्ग के अंदर में एक युवती बैठी थी जो कि सोन के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी, और उसका नाम यानी वो कौन थी, ममता थी। और वो कौन थी, ममता एक विधवा थी, यानी उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। उसका यौन शोषण के समान ही उमड़ रहा था, यानी उसका यौवन सोन के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक पे आंधी, आंखों में पानी की बरसात मिले। वह सुख के कटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामन की इकलौती दोहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ और निराश्य प्राणी है। तब उसकी विवरणा का कहाँ अंत था। यानी दोस्तों एक ममता चैप्टर है जयशंकर प्रसाद जी का, आपने पढ़ा होगा। और दोस्तों अगर आपने पढ़ा होगा तो दोस्तों आपके यहाँ से पढ़कर समझ में भी आ गया होगा। अब दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन सा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखें, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और उपयुक्त गद्यांश में से हिंदू विधवा की स्थिति कैसी है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि जो इसमें है, इसमें जो वो है यानी जो रेखांकित है दोस्तों, रेखांकित हिस्से है उसका यौन शोषण उमड़ रहा था। और दोस्तों बिल्कुल लास्ट तक यानी अंत तक ही इसमें इसका यानी वो है। तो दोस्तों हमें यहाँ से इसका जो ये है अंडरलाइन है, इसकी व्याख्या करनी है। तो एक बार और पढ़ लेंगे। उसका यौन शोषण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक पे आंधी, आंखों में पानी की बरसात मिले। वह सुख के कटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्ग पति की मंत्री चूड़ामन की इकलौती दोहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। और हिंदू विधवा संसार में सबसे अधिक तुच्छ प्राणी है।
तब उसकी विवरणा का अंत था। तो दोस्तों अब सबसे पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और उपयुक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की कैसी स्थिति है इसके बारे में बताइए। तो दोस्तों चलते हैं अगले पेज पर। और दोस्तों हाँ, अभी इसमें और क्वेश्चन है, इन्हें क्वेश्चनों को भी और देख लीजिए आप। इन्हें क्वेश्चनों को क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ममता कौन थी, वह क्या देख रही थी। ममता कौन थी, वह क्या देख रही थी। ममता सुख के कटक शयन में क्यों विकल थी और ममता के लिए कुछ अभाव होना क्यों असंभव था, कुछ अभाव होना क्यों असंभव था। तो दोस्तों सबसे पहले हम संदर्भ देखेंगे। तो संदर्भ पढ़िए दोस्तों इसका। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के ममता नामक पाठ से उद्धृत है। यानी जो प्रस्तुत गद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के ममता नामक पाठ से उद्धृत है, यानी लिया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखना, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के ममता नामक पाठ से उद्धृत या लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, हम इसका संदर्भ बिल्कुल हमें ऐसे लिखना, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब दोस्तों रेखांकित अंश की व्याख्या कर देंगे दोस्तों। अब रेखांकित अंश की व्याख्या, जिस प्रकार सोन नदी उफन कर बह रही है उसी प्रकार ममता का यौवन भी पूरी तरह से उफान पर है। उसके यौवन में और सोन नदी के उमड़ते प्रवाह में अद्भुत समानता है। वह हर प्रकार के दुर्गपति के मंत्री चूड़ामन की इकलौती पुत्री, यानी वह क्या करा, वह हर प्रकार के दुर्गपति के मंत्री चूड़ामन की इकलौती पुत्री है। वह हर प्रकार के भौतिक सुख के से संपन्न, यानी वह हर प्रकार के भौतिक सुख से संपन्न है। फिर भी हिंदू विधवा जीवन के कठोर अभिश्राप से उसका मन तरह तरह के विचारों और भावों की आंधी से भरा हुआ है। उसकी आंखों में दुख के आंसू बह रहे हैं। उसकी आंखों में क्या हो रहा है, उसकी आंखों में दुख के आंसू बह रहे हैं। विलासिता का सुख भी उसको कांटों की दुखपूर्ण सया पर सोने वाला व्यक्ति जिस प्रकार हर पल बेचैन रहता है उसी प्रकार सभी प्रकार के भौतिक सुखों में रहता है। ममता का जीवन कुशदायक सिद्ध हो रहा है। कुशदायक सिद्ध हो रहा है। नहीं दोस्तों, जो भी हम रेखांकित में देखते हैं उसे थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करके लिखना है। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊपर गै में देखिए दोस्तों, गै में क्या करा, उपयुक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की कैसी स्थिति है, यानी उपयुक्त गद्यांश में हिंदी विधवा की कैसी स्थिति है। तो दोस्तों यहाँ दे रखा था कि हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निरक्षय प्राणी है, तब उसकी विवरणा उसकी विवरणा का कहाँ अंत था। तो दोस्तों यहाँ भी उससे हमें ऐसे लिखना कि समाज में हिंदू विधवा की स्थिति अत्यंत दयनीय होती है। उसे समाज में सबसे तुच्छ का मतलब होता है दीनहीन और बेसहारा प्राणी माना जाता है। अब दोस्तों ममता कौन थी और वह क्या देख रही थी। तो दोस्तों ममता कौन थी और वह क्या देख रही थी, दोस्तों इसे देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ दे रखा था इसमें, वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामन की इकलौती दुहिता थी। तो दोस्तों हमें इसे यही लिख देना है कि ममता जो रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामन की विधवा पुत्री थी, यानी चूड़ामन की विधवा पुत्री थी। वह अपने यौवन के समान उमड़ते सोन के नदी के तीक्ष्ण प्रवाह की ओर देख रही थी। सोन के नदी के तीक्ष्ण प्रवाह की ओर देख रही थी। अब देखिए, ममता सुख कटक के शयन में क्यों विकुल थी। ममता सुख कटक के शयन में क्यों विकुल थी। तो हिंदू विधवा होने के कारण ममता सुख के कटक शयन में विकुल थी। नहीं दोस्तों, इसमें दे रखा था हिंदू विधवा होने के कारण वह सुख के कटक विकुल में शयन थी। ममता के लिए कुछ अभाव होना क्यों असंभव था। ममता के लिए कुछ अभाव होना क्यों असंभव था। ममता रोहतास दुर्ग के यहाँ दे रखा था दोस्तों कि वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामन की इकलौती दुहिता थी, फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, वह परंतु वह विधवा थी। तो दोस्तों यही हमें यहाँ लिखना है कि ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामन की अकेली पुत्री थी, अतः उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था। अतः उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था। दोस्तों ये हमारा है, अतः उसके लिए कुछ अभाव, यानी उसके लिए कुछ अभाव होना क्यों असंभव था, क्योंकि वह जो रोहतास दुर्गपति के जो मंत्री की इकलौती पुत्री थी, उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था। यानी दोस्तों अभी हमारे 2 हो गए गद्यांश पूरे। अब चलते हैं हम अपने तीसरे गद्यांश की ओर। दोस्तों देखते हैं कक्षा 10 हिंदी 2023 है। गद्यांशों पर आधारित प्रश्न है भारतीय संस्कृति और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी भारतीय संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित है। इसके हम गद्यांश देखेंगे, यानी दोस्तों इसी वाला गद्यांश पूरा करेंगे। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और बोर्ड परीक्षा 2023 वाले छात्र जरूर देखें। दोस्तों जो छात्र 2023 में बोर्ड परीक्षा देंगे वो इस वीडियो को जरूर देखें। तो दोस्तों सबसे पहले हम गद्यांश पढ़ेंगे। गद्यांश क्या है। गद्यांश है कि हमारी सारी संस्कृति का मूलाधार इसी अहिंसा को ही उनमें तत्व पर स्थापित रहा है। यानी जो हमारी अहिंसा है, हमारी सारी संस्कृति का मूलधार इसी अहिंसा को ही उनमें तत्वों पर स्थापित रहा है। जहाँ जहाँ पर हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उनमें मुख्य स्थान दिया गया है।
अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है। जो अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा त्याग है वो रूप त्याग है। और अहिंसा का दूसरा नाम स्वार्थ है। अहिंसा का दूसरा नाम स्वार्थ है, जो प्राय भोग के रूप में हमारे सामने आता है। पर हमारी सभ्यता ना तो भोग भी त्याग से ही निकलती है और भोग भी त्याग से ही पाया जाता है। श्रुति कहती है कि वे तेन त्यक्तेन भुनज्यते। इसके द्वारा हम व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच का विरोध मिटाना चाहते हैं। हमारी नैतिकता चेतना भी इसी तत्व से ओतप्रेत है। इसी तत्व से ओतप्रेत है। नहीं दोस्तों, यह है एक गद्यांश है जिसका जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा भारतीय संस्कृति नामक पाठ लिखा गया है, उससे रिलेटेड है। अब दोस्तों इससे रिलेटेड देख लेते हैं क्वेश्चन, इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कौन कौन से हैं और आपकी परीक्षा के लिए क्या कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो, यानी दोस्तों जो उपयुक्त गद्यांश है उसका संदर्भ लिखो। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या करो। क्या तो गद्यांश का संदर्भ लिखो, रेखांकित अंश की व्याख्या करो। हमारी संस्कृति का मूलाधार क्या रहा है। नैतिकता सिद्धांतों में हमें मुख्य स्थान किसका रहा है। तैनिकता भुनज्य की भावना से क्या ओतप्रेत है। और दोस्तों पारस्परिक विरोध के कैसे मिटाया जा सकता है। पारस्परिक विरोध को कैसे मिटाया जा सकता है। दोस्तों अगर आप इस गद्यांश को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो दोस्तों आपने यानी इसका सभी उत्तर इसमें मिल जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका संदर्भ देखेंगे। संदर्भ तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि संदर्भ कैसे लिखना है। संदर्भ सब में सेम में लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्यखंड में भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। दोस्तों हमें अगर यहाँ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के, अगर दोस्तों यहाँ ममता पाठ होता ममता पाठ हो जाता और जो ममता पाठ के जो डॉक्टर जयशंकर प्रसाद है वो आ जाता। लेकिन यहाँ भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया और जिसके भारतीय संस्कृति के जो लेखक हैं वो कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। अब देखते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या करो। दोस्तों जो भी रेखांकित अंश है, जो भी यहाँ से दे रखा है, जहाँ जहाँ हमारे नैतिकता सिद्धांतों का वर्णन आया है यहाँ से लेकर दोस्तों यहाँ तक जो नीचे दे रखा ओतप्रेत है। दोस्तों इसका पूरे रेखांकित की व्याख्या करनी है हमें अपने शब्दों में। तो दोस्तों इसकी व्याख्या करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं इसकी व्याख्या। लेखक कहता है कि हमारी भारतीय संस्कृति का मुख्य आधार अहिंसा तत्व ही है। यानी दोस्तों अगर हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात माने तो लेखक कहता है कि हमारी संस्कृति यानी हमारी जो भारतीय संस्कृति का मुख्य आधार अहिंसा तत्व ही है। यानी भारतीय उसका जो मुख्य तत्व है वो अहिंसा। अहिंसा का मतलब नहीं दोस्तों जो कोई लड़ाई ना कर दो, जो जिस मार्ग पर गांधी जी चले थे अहिंसा मार्ग है। इसलिए हमारे ग्रंथों में जहाँ कभी भी नैतिकता सिद्धांतों की बात कही गई है वहाँ मन वचन और कर्म से ही अहिंसा न करने का उल्लंघन अवश्य किया गया है। दोस्तों एक बार वो समझिए, यानी वहाँ मन वचन और कर्म से ही अहिंसा न करने का उल्लंघन किया गया है। यानी कह रहा है कि इसलिए हमारे ग्रंथों में जहाँ कभी भी नैतिकता सिद्धांतों की बात कही गई, यानी जहाँ भी जो हमारे ग्रंथ है ऋग्वेद है, सामवेद, अर्थवेद है, इनमें अगर कहीं भी बात की गई है कि अगर वहाँ नैतिक सिद्धांतों की बात की गई है तो वहाँ मन और वचन और कर्म से हिंसा ना करने का उल्लेख अवश्य किया गया होगा। यानी दोस्तों वहाँ मन वचन और कर्म से यानी हिंसा का मतलब है दोस्तों वहाँ ना किसी तरह की लड़ाई झगड़े ना करने का उल्लेख जरूर किया गया होगा। लेखक ने अहिंसा को त्याग का नाम दिया है। त्याग करना ही अहिंसा है और त्याग दोनों में कोई अंतर नहीं है। यानी दोस्तों लेखक कह रहा है कि लेखक ने अहिंसा को त्याग का नाम दिया। जो लेखक कह रहा है उसने अहिंसा को त्याग का नाम दिया। अगर आप अहिंसा कर रहे हो तो आप कुछ त्याग कर रहे हो, त्याग दे रहे हो। त्याग करना ही अहिंसा और त्याग देने में कोई अंतर नहीं होता। ठीक उसी प्रकार अहिंसा का दूसरा नाम अथवा दूसरा रूप स्वार्थ है। हिंसा का दूसरा रूप स्वार्थ है। यानी दोस्तों हिंसा यानी लड़ाई झगड़ा करना, अहिंसा लड़ाई झगड़ा ना करना, अहिंसा यानी कोई हिंसा नहीं, हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। जिस हिंसा ही स्वार्थ है और स्वार्थ का ही उपाय पर्याप्त हिस्सा दोनों के उतना ही घनिष्ठ और संबद्ध है जितना कि अहिंसा और त्याग में है। एक मानव दूसरे मानव को कुष्ठ अथवा हीन तब पहुँचता है हीन तब पहुँचाता है जब वह स्वार्थ के अंशों में तथा स्वार्थ का दूसरा नाम अहिंसा है। हिंसा अथवा स्वार्थ अथवा भोग भारतीय दर्शन के अनुसार भोग की उत्पत्ति त्याग से हुई है। यानी जो भोग की उत्पत्ति है किससे, त्याग से हुई है। वो त्याग भी भोग से ही पाया जाता है, जो त्याग वो भी भोग से पाया जाता है। उपनिषदों में कहा गया है कि संसार का भोग त्याग की भावना से करो। यानी जो संसार का जो भोग है वो त्याग की भावना से करो। यह त्याग ही भोग माना गया है। भोग के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से झगड़ा करता है, यानी भोग के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से झगड़ा करता है, लड़ता है और समाज में उसका विरोध करता है। भोग के कारण
भोग के कारण ही एक समाज में दूसरे समाज से अथवा एक देश का दूसरे देश से संघर्ष होता है। अतः इन समस्त विरोधों को पूरी तरह नष्ट करने के लिए त्याग की भावना उत्पन्न होना अनिवार्य है। त्याग की भावना मन में आते ही चित्त में अपार सुख अथवा शांति का अनुभव होने लगता है। नहीं अगर हमारे मन में कह रहा है कि त्याग की भावना मन में आती है, अगर हमारे मन में त्याग की भावना नहीं, हम कुछ त्याग करना चाहते हैं तो चित्त हम मन को ही बोलते हैं, चित्त में अपार सुख और शांति का अनुभव होना लगता है। अगर हम सोचते हैं कि हम कुछ त्याग कर दें तो दोस्तों हमारे मन में क्या होगा, अपार सुख यानी बहुत ज़्यादा सुख और अथवा शांति का अनुभव होने लगता है। इस प्रकार त्याग अथवा अहिंसा भारतीय संस्कृति का तत्व है। इस प्रकार जो त्याग और अहिंसा है किसका, भारतीय संस्कृति का तत्व है, जो संसार में व्याप्त समस्त व्यक्तियों, सामाजिक, राजनीतिक, देश विदेशगत विरोधियों को समाप्त कर सकता है। जो संसार में व्याप्त समस्त व्यक्तियों, सामाजिक, राजनीतिक, देशी विरोधियों को समाप्त कर सकता है। अब दोस्तों देखते हैं इससे बनने वाले अगले क्वेश्चन। दोस्तों इससे बनने वाला अगला क्वेश्चन था कि हमारी संस्कृति का मूलाधार क्या रहा है। तो दोस्तों उसमें दे रखा था कि जो हमारी संस्कृति का जो मूलाधार रहा है, दोस्तों जो हमारी संस्कृति का मूलाधार रहा है वो अहिंसा रहा है। तो हमारी संस्कृति का जो मूलाधार रहा है अहिंसा तत्व रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखना, हमारी संस्कृति का क्या मूलाधार तत्व रहा है, अहिंसा तत्व रहा है। नैतिकता सिद्धांतों में मुख्य स्थान किसका रहा है। तो दोस्तों हमारे नैतिक सिद्धांतों में अहिंसा का प्रमुख स्थान दिया गया है। इसका दूसरा रूप त्याग है और इसके सिद्धांतों में मुख्य स्थान अहिंसा का रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखना, हमारे नैतिक सिद्धांतों में अहिंसा का मुख्य स्थान है, यानी हमारे नैतिक सिद्धांतों में अहिंसा का प्रमुख स्थान है दिया गया है। इसका दूसरा नाम त्याग है, इसका दूसरा रूप क्या है, त्याग है। नैतिक सिद्धांतों में मुख्य स्थान अहिंसा का रहा है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तेन तनिते भुन तेक तैक तेन भुन्जिय कोई भावना क्यों ओतप्रेत है। तो दोस्तों हमारी चेतना तेन तैक तेन भुन्जिय को ही भावना से ओतप्रेत है। दोस्तों हमारी चेतना जो हमारी सोच समझ है वही किससे, तेन तनिजय भुन्जिय की भावना से ओतप्रेत है। अब दोस्तों पारस्परिक विरोध को कैसे मिटाया जा सकता है, जो पारस्परिक विरोध है उसे कैसे मिटाया जा सकता है। तो दोस्तों पारस्परिक विरोध को तेन तैक तेन भुन्जिय की भावना के द्वारा ही मिटाया जा सकता है। पारस्परिक विरोध की तेग तने की भावना से ही मिटाया जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ तक हमारा जो भारतीय संस्कृति था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा हुआ है, इसका भी हमने गद्यांश बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। अब दोस्तों हमारा अंतिम गद्यांश बचा है, उसे भी हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। अब दोस्तों देखते हैं यानी मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश होगा अजंता डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का। दोस्तों जो अजंता पाठ है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का, दोस्तों इसे देखेंगे। बोर्ड परीक्षा वाले 2023 वाले छात्र जरूर देखें दोस्तों। अब देखते हैं, जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर, यानी दोस्तों पहले गद्यांश पढ़ेंगे, जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उससे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा। यानी दोस्तों क्या कह रहा है, अगर हम जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कराने के लिए या उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों के बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमियों ने कितने ही उपाय सोचे और क्या उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, ताड़ों से ऊंचे धातुओं को चिकने पत्थरों पर खंबे पर खड़े किए। यानी दोस्तों समझिए क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो इंसानों को यानी किस तरह इंसान की खूबियों को कहानियों की सदियों के बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए, यानी इंसान की खूबियों की कहानियों को अगली पीढ़ी में पहुंचाने के लिए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। उसने चट्टानों पर संदेश खोदे, जो चट्टान थे उन पर संदेश खोदे, ताड़ों से ऊंचे धातुओं को चिकने पत्थरों पर खंभों पर खड़े किए, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे और उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर संस्कृति सरकती चली आ रही है, आज हमारी अमानत और विरासत बन गई है। अब दोस्तों देखते हैं इसके प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो, यानी उपयुक्त गद्यांश का जो संदर्भ लिखो दोस्तों, इसका संदर्भ लिखेंगे। तो दोस्तों हम संदर्भ के लिए चलते हैं तो पहले अपने दूसरे पेज पर। तो दोस्तों संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में अजंता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय है। बस दोस्तों गद्यांश संदर्भ में इतना ही लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में अजंता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। अब रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। तो दोस्तों अब रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। अब क्वेश्चन दूसरा दे रखा है कि रेखा अंकित अंश की व्याख्या करो, रेखांकित अंश की व्याख्या करो। तो दोस्तों रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे।
तो दोस्तों रेखांकित अंश की व्याख्या अब देख लेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या कहाँ से कहाँ तक भी करनी है दोस्तों, कहाँ से कहाँ तक करनी है। तो दोस्तों जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा। जो हमारी जिंदगी है उसे मौत के पंजों से बचाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा। उसके बाद में किस तरह इंसान की खूबियों को कहानी सदियों के बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे। नहीं दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, एक तो यहाँ से यहाँ तक है। और दोस्तों और दे रखा, उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली आ रही है, जो आज हमारी अमानत और विरासत बन गई, दोस्तों ये है। तो दोस्तों अब देखते हैं, पहले इसका रेखांकित अंश की व्याख्या कर दें। तो अपने जीवन की मृत्यु के चंगुल से स्वतंत्र कराने को, उसे अमर बनाने की कामना मनुष्य अनादिकाल से करता चला आ रहा है। यानी दोस्तों अपने जीवन को मृत्यु से चंगुल से स्वतंत्र कराने के लिए उसे अमर बना देने की कामना मनुष्य आदिकाल से करता आ रहा है। वह केवल कामना ही करता नहीं करता, यदि वह केवल कामना ही करता नहीं आ रहा है, वरन इसके लिए निरंतर अथक प्रयास भी करता आ रहा है। वह अपने शरीर को तो अमर ना बना सका, किंतु अपने जीवन को अविस्मरणीय पलों को अमर बनाने में अवश्य सफल हो रहा है। नहीं, वो अपने जीवन को तो सफल नहीं बना सका, लेकिन जो उसके जिंदगी के पल थे जो उसने जिए उसे बनाने में सफल रहा। इसके लिए उसने पर्वतों को, गुफाओं को काटकर अपने जीवन के पलों को उसमें उकेर कर उन्हें सदैव के लिए अमर बना देने। दोस्तों उसने पर्वतों को और गुफाओं को काटकर उसमें अपने जो जीवन के पल थे दोस्तों, जैसे आदि मानव ने वहाँ चित्रकारी कर रखी थी अपने, जैसे आदमी को, जैसे जानवरों को मारने की चित्रकारी, वे सभी उन्होंने, हमें उस चीज़ का कैसे पता चला, वो गुफाओं में चित्रित किए गए थे जब तो उन उकेर कर उन्हें सदैव के लिए अमर बना दिया गया है। इसके अतिरिक्त मनुष्य ने अपनी विशेषताओं की कहानी से सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों को परिचय कराने के लिए उपाय सोचे और उनको मूर्ति रूप भी प्रदान किया। मानव के जीवन मरण की कहानी अनादिकाल से आज सदियों बाद भी उसी रूप में प्रकट होती चली आ रही है, अब दोस्तों यानी हमारा हो गया यहाँ तक ये। अब दोस्तों देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन है इसका कि इंसान की खूबियों को अगली पीढ़ियों तक पहुँचाने के लिए आदमी ने कौन कौन से उपाय किए। यानी दोस्तों मैंने अभी पढ़ा था कि इंसान की खूबियों को अगली पीढ़ियों में पहुँचाने के लिए इंसान ने कौन कौन से उपाय किए। तो दोस्तों इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाने के लिए आदमी ने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे। दोस्तों चट्टान थी, उन पर अपने संदेश खोदे। ताड़ों से ऊंचे, धातुओं से चिकने पत्थरों के खंभे खड़े किए। यानी ताड़ों से ऊंचे, जो पेड़ होते हैं, ताड़ का पेड़ होता है, उससे ऊंचे धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए। तांबे और पीतल के पत्थरों के खंभे खड़े किए। तांबे और पीतल के पत्थर के खंभे खड़े किए। तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षर के मोती बिखेरे। नहीं, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षर के मोती यानी जो तांबे और पीतल के पत्थर थे ना दोस्तों, उन पर अक्षरों से अपने बारे में कुछ लिखा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, क्या चीज़ हमारी विरासत बन गई है। तो दोस्तों सदियों पहले आदमी द्वारा चट्टानों पर खोदे गए संदेश, ताड़ों से ऊंचे और धातुओं से चिकने पत्थरों के खंभे, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के बिखरे गए मोती आज हमारी विरासत बन गई है। तो दोस्तों क्या चीज़ हमारी विरासत बन गई है, जो भी लोग पहले से करते आ रहे हैं। यानी जैसे सदियों पहले आदमियों ने चट्टानों पर संदेश खोदे, उन्होंने चट्टानों पर संदेश खोदे। ताड़ों से ऊंचे और धातुओं से चिकने पत्थरों के खंभे, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के बिखेरे गए मोती आज हमारी विरासत बन गई है। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, अजंता की गुफाओं का निर्माण किस उद्देश्य से अजंता की गुफाओं का निर्माण का क्या उद्देश्य रहा है। यानी अजंता के जो गुफाओं का निर्माण था वो किस उद्देश्य से किया गया। तो मनुष्य की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को अक्षुण्य बनाकर उसका ज्ञान सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का उद्देश्य से अजंता की गुफाओं का निर्माण किया गया था। यानी दोस्तों मनुष्य की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को अक्षुण्य बनाकर उसका ज्ञान सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से अजंता की गुफाओं का निर्माण किया गया था। मनुष्य की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का अक्षुण्य बनाकर उसका ज्ञान सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से अजंता की गुफाओं का निर्माण किया गया था। यानी कह रहा है कि जो मनुष्य की जो संस्कृति है उसका ज्ञान सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक, यानी जो अब से लाखों करोड़ों साल पहले आदि मानव होते दोस्तों, अब उनका ज्ञान हमारे से पहुंच रहा है। तो किस उद्देश्य से पहुंचा कि उन्होंने जो गुफाएं थी उनमें अपनी चित्रकारी करके हमें इस चीज़ के बारे में सचेत किया, इस चीज़ के बारे में बताया। तो दोस्तों
यानी जो हमारा डॉक्टर भगवती शरण वाला था दोस्तों, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों अब हमारा जो डॉक्टर भगवती शरण वाला था अजंता नमक पाठ, ये भी कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अपने पद्यांशों की ओर। तो दोस्तों अब पद्यांश की ओर चलते हैं। अब देखते हैं दोस्तों पद्यांश को कैसे हल करें। मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश है दोस्तों, बोर्ड परीक्षा 2023 वाले छात्र जरूर देखें। मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश है दोस्तों 2023 बोर्ड परीक्षा वाले छात्र जरूर देखें। अब दोस्तों हमारी बारी आ गई है पद्यांशों को कैसे हल करा जाए। तो दोस्तों पद्यांशों को कैसे हल करा जाए। दोस्तों ये जो पद्यांश है वो सूरदास जी वाला और सूरसागर महाकाव्य से जो लिया गया है उससे उसका है। तो दोस्तों पहले इसे पढ़ेंगे। वो कह रहा है चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पगु गिरी लगे, जाकी कृपा पगु गिरी लगे, अंधों को सब कुछ दर्शाई, अंधों को जाके सब कुछ दिखने लगेगा, बहरे सुनने लगेंगे, गूंगे पूनी बोलने लगेंगे, एक चले सिर छत्र घराई, सूरदास स्वामी कुरुनायम बार बार बंदो तिही पाई। यानी दोस्तों यह एक हमें पद्यांश दिया जाएगा, इस तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा। और उसके जो प्रश्न है उसके प्रश्न हमें हल करने हैं। तो दोस्तों उसमें प्रश्न क्या करना है, वो कहेगा कि ये गद्यांश दिया गया है क्या तो इसके प्रश्नों का उत्तर दो या इसका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखो और इसका काव्य सौंदर्य भी लिखो। तो दोस्तों हम इसका संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे और व्याख्या। तो दोस्तों सबसे पहले हम संदर्भ डालेंगे। संदर्भ प्रस्तुत वंदना पद हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। यानी प्रस्तुत वंदना पद हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में दोस्तों कहाँ से लिया गया है। यानी जो हमारा शुरू वाला होता है दोस्तों वो तो गद्य वाला होता है, ये कौन सा पद वाला होता है, यानी काव्य खंड होता है। काव्य खंड में पद यानी पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया। यानी दोस्तों ध्यान रखना चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पगु गिरी लगे, अंधों को सब कुछ दर्शाई, बहरे सुने गूंगे बोलने, एक चेले सिर छत्र घराई, सूरदास स्वामी कुरुनायक बार बार बंदो तिही पाई। दोस्तों प्रस्तुत वंदना पद हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित है, सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। अब देखते हैं इसका प्रसंग किस तरह से लिखना है। प्रसंग प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास ने अपने आराध्य के चरणों की वंदना की है। दोस्तों जो भी हमें हल्का सा इससे लगे, यानी प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास ने अपने आराध्य कह रहा ना चरण कमल बंदो हरि राई, जो चरण है जो पैर है वो कमल के पैर है वो कमल के समान है, यानी चरण कमल बंदो हरि राई। इस तरह से तो इसमें प्रसंग में लिख सकते हैं कि जो प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास ने अपने आराध्य के चरणों की वंदना की है। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। भक्त सूरदास कहते हैं कि हे प्रभु मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, यानी हे प्रभु मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांग जाता है। दोस्तों इसमें दे रखा है जाकी कृपा पगु गिरी लांगे, जाकी कृपा पगु गिरी लांगे, यानी जो लंगड़ा व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो पहाड़ों को लांग जाता है। अंधा व्यक्ति सब कुछ दिखाई देने लगता है, जो अंधा होता है उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई देने लगता है। गूंगा फिर से बोलने लगता है। दोस्तों बहरा यानी दर्शाई, बहरा सुने और गूंगा पुनी बोलने लगता है, जो गूंगा होता है वो सब कुछ बोलने लगता है। और भिखारी क्या बन गया, भिखारी मुकुटधारी राजा बन जाता है। सूरदास जी कहते हैं कि ए करुण में स्वामी मैं ऐसा अद्भुत चरणों की बार बार वंदना करता हूँ, चरण कमल बंदो हरि राई। यानी सूरदास जी कह रहे हैं कि ए कमल रूपी जो कमल के जैसे आपके पैर हैं दोस्तों, ऐ ईश्वर मैं आपकी कामना करता हूँ, यानी मैं आपको प्रणाम करता हूँ या मैं आपकी सेवा करता हूँ या आपकी मैं वंदना करता हूँ, जो यानी जिसकी कृपा से अंधा बोलने लगता है, गूंगा सुनने लगता है, लंगड़ा पहाड़ों पर चढ़ जाता है दोस्तों, जो भिखारी होता है एक मुकुटधारी राजा बन जाता है। तो मैं आपके पैरों मैं आपकी यानी आपके चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। अब इसका दोस्तों हम काव्य सौंदर्य में इसका क्या लिख सकते हैं। दोस्तों काव्य सौंदर्य ईश्वर के चरणों की महिमा व्यक्त करते हुए उनके प्रति भक्ति भाव की शक्ति का महत्व बताया गया है। यानी काव्य सौंदर्य में दोस्तों हम लिख सकते हैं कि ईश्वर के चरणों की महिमा व्यक्त करते हुए, यानी जो ईश्वर के चरण हैं, जो ईश्वर के पैर हैं, उनकी महिमा व्यक्त करते हुए उनके प्रति भक्ति भाव की शक्ति का महत्व बताया गया है। उनके प्रति भक्ति का यानी इसमें हमें क्या बताया गया दोस्तों, सही इसमें आप वही लिख सकते हैं कि ईश्वर के चरणों की महिमा, जो ईश्वर जो हमारे जो जिसकी यानी सूरदास जी उनकी वंदना कर रहे हैं, उनके चरणों की महिमा व्यक्त करते हुए, यानी जो उनके पैरों की महिमा व्यक्त करते हुए उनके प्रति भक्ति भाव की शक्ति का महत्व बताया जा रहा है। यानी जो उनकी भक्ति कर रहे हैं, जो उनमें शक्ति है उसके बारे में बताया जा रहा है। वह शक्ति तो है कि वे लंगड़ों को पहाड़ चढ़ा सकते हैं दोस्तों, गूंगे को बोल सकता है, बहरा सुनने लगता है दोस्तों, अंधा देखने लगता है, भिखारी जो राजा बन जाता है, तो वे एक तरह से शक्ति तो है।
अब दोस्तों इसमें हम देख सकते हैं जो भाषा होगी वो भाषा तो विरज होगी। भाषा कौन सी होगी? विरज। रस जो होगा दोस्तों, रस होगा भक्ति का। रस कौन सा होगा? भक्ति का। रस कौन सा? भक्ति का। गुण होगा प्रसाद का। गुण होगा प्रसाद का। अलंकार, रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार। इसमें रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार है। छंद जो है गेय पद है। जो छंद है वो कौन सा? गेय पद है। छंद कौन सा? गेय पद है। छंद जो है गेय पद है। अब दोस्तों ये हमारा सूरदास जी वाला कंप्लीट हो गया है, यानी जो सूरदास वाला था, सूरदास का था, ये हमारा दोस्तों कंप्लीट हो गया चरण कमल बंदो हरि राय का। अब दोस्तों चलते हैं, हमारा अगला है गोस्वामी तुलसीदास जी का। तो दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास जी का अब देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले देखेंगे पद्यांश का संदर्भ, व्याख्या एवं काव्य सौंदर्य। जो पद्यांशों का संदर्भ, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखो, इस तरह से क्वेश्चन आएगा या इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, अब वो क्वेश्चन कर सकते हैं। अब धनुष भंग है वन पथ पर, यानी धनुष भंग और वन पथ पर दोनों से है ये। और गोस्वामी तुलसीदास जी धनुष भंग और वन पत्र दोनों कह सकते हैं, और लेखक जो है गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अब दोस्तों देखेंगे तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं इसमें। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश होने वाला है। तो दोस्तों 2023 में जो छात्र बोर्ड परीक्षा देंगे वो जरूर देखें। 2023 में जो छात्र बोर्ड परीक्षा देंगे वो इसे जरूर देखें। दोस्तों सबसे पहले हम पद्यांश पढ़ेंगे कि पद्यांश में क्या कहा गया है। तो दोस्तों सबसे पहले पढ़ेंगे, सुनी सुंदर बैन सुधारस साने। सुनी सुंदर बैन सुधारस साने सयानी, यानी जो सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, यानी सुनी सुंदर बैन सुधारस साने सयानी, जाकी जानी भली तिरछी करी नैन दे सैन तिन्ही सुझाए, कुछ समुस्काए चली, तुलसी तही ओसर सहे सब अवलोकित, लोचन का लहो आली, अनुराग तड़ाक में भानु उपे, बिगसी मनु मंजुल कंज कली। यानी दोस्तों जो इसमें जो है वो जो ग्राम बालाओं ने सीता जी को उनके पति के विषय में जानकारी करनी चाहिए थी, इस पर सीता जी ने उन्हें संकेत देते हुए सब कुछ बता दिया। यानी वो एक तरह से खुलकर नहीं बता रही, वो यानी एक तरह से उन्हें यानी वो दे रही है कि दोस्तों उन्हें एक तरह से वे सचेत करके बता रही है, यानी सचेत करके इसमें बताया जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम हमने इसका संदर्भ और प्रसंग और व्याख्या वगैरह लिखनी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका संदर्भ देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका संदर्भ देखेंगे। तो संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत छंद महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कविता वाली के अयोध्या कांड से लिया गया है। यह हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में वन पद पर शीर्षक से लिया गया है। इन दोस्तों ध्यान रखना, हमें संदर्भ में बहुत ध्यान रखना कि प्रस्तुत छंद महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड से उद्धृत है। यह हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड, यानी हमारी पुस्तक के जो हम कर रहे हैं अभी काव्य खंड कर रहे हैं, काव्य खंड में वन पद पर शीर्षक से लिया गया है। वन पद पर शीर्षक से लिया गया है। अब दोस्तों देखते हैं इसमें, अब देखते हैं सबसे पहले प्रसंग देखते हैं। और दोस्तों एक बार देखिए 2009, 11, 13, 15, 17 और 19 में भी पूछा गया है। दोस्तों सबसे पहले प्रसंग देखते हैं। तो ग्राम बालाओं ने सीता जी से उनके पति के विषय में जानकारी करनी चाहिए, इस पर सीता जी ने उन्हें संकेत में ही सब कुछ बता दिया। जो ग्राम बालाएं थी उन्होंने उनसे सीता जी से उनके पति के बारे में पूछना चाहा, तो उन्होंने यानी संकेत यानी उन्हें इशारे में सब कुछ बता दिया। अब देखते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि गांव की स्त्रियां को यह अमृतमयी वाणी सुनकर जानकी समझ गई कि वे स्त्रियां बहुत चतुर हैं। इन जो जैसे वे कहती सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, यानी जो ऐ सुंदर नैन वाली, ऐ सुंदर आँखों वाली, ऐ सयानी, जानकी जानी भली, और जो सब कुछ जानने के बाद भी भली बनी हुई है, तिरछे करी नैन दे सैन तीर सुझाए कुछ मुस्काई चली, यानी जो तिरछे करके नैन कुछ हमें सुझाए रही है और मुस्कुरा कर चली है। इस तरह से वे पूछ रही है कि यानी वे पूछ रहे हैं कि राम कैसा है, यानी उनके पति के बारे में पूछ रही है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि गांव की स्त्रियां को यह अमृतवाई वाणी सुनकर वे जान के समझ गई कि ये स्त्रियां बहुत चतुर हैं। घुमा फिराकर प्रभु के साथ मेरे संबंध जानना चाहती है, घुमा फिराकर प्रभु के साथ मेरा संबंध जानना चाहती है। अतः उन्होंने मर्यादा का पालन करते हुए संकेतों के द्वारा उन्हें बता दिया। अतः उन्हें मर्यादा का पालन करते हुए संकेतों के माध्यम से उन्हें बता दिया। अब दोस्तों क्या बता दिया, अब चलते हैं उन्हें। अब वे कह रही हैं कि अपने नैन तिरछे कर इशारे करते हुए कुछ समझाए, अपने नैन तिरछे करते इशारे करते हुए कुछ समझाए। सीता जी मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई, यानी वे कह रही है कि अपने नैन तिरछे करके यानी करके इशारा करके कुछ हमें समझाए। सीता जी मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। तुलसी जी कहते हैं कि उस अवसर पर ना वे स्त्रियां उनके दर्शन को स्वयं लाभ मानकर राम की ओर टकटकी लगाए हुए देखती हुए ऐसी शोभा पा रही हैं कि मानो सूर्योदय होने पर प्रेम के तालाब में सुंदर कमल कलियां खिल उठी हैं। अब दोस्तों इसका हम काव्य सौंदर्य लिख सकते हैं कि यहाँ पर राम सूर्य है, स्त्रियों का प्रेम तालाब है और उनके नेत्र जो है कमल की कलियां हैं। दोस्तों जो उसने कह रहा ना, यहाँ देखती हैं कि यानी देखती हैं कि ऐसी शोभा बढ़ा रही है मानो सूर्योदय होने पर प्रेम के तालाब में, यानी प्रेम के तालाब में सुंदर कमल कलियां खिल उठी हैं।
तो दोस्तों इसमें यही कह रखा कि जो हम प्रसंग में उसमें काव्य सौंदर्य में लिख सकते हैं कि यहाँ पर राम सूर्य, यानी फिर यहाँ पर जो राम है, राम की तुलना किससे की गई है? राम की तुलना सूर्य से की गई है। स्त्रियों का प्रेम तालाब है, जो स्त्री जो है उनका प्रेम क्या है? तालाब है। और उनके नेत्र जो है कमल की कलियाँ हैं, उनके नेत्र जो है कमल की कलियाँ हैं। इन पंक्तियों में नारी सुलभ लज्जा का सुंदर चित्रण किया गया है। यानी दोस्तों जो नारी है उनकी सुलभ लज्जा का सुंदर चित्रण किया गया है। अब दोस्तों इसमें हम इनकी जो भाषा देख सकते हैं, भाषा क्या है? ब्रज है। रस दोस्तों इसमें प्यार की बात हो रही है तो श्रृंगार रस होगा। अलंकार दोस्तों गुण कौन सा होगा? माधुर्य गुण, माधुर्य गुण होगा। और अलंकार होगा रूपक होगा और उत्प्रेक्ष अलंकार होगा, रूपक और उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। छंद जो होगा वो सवैया छंद होगा, जो छंद होगा वो सवैया छंद होगा, जो छंद होगा वो सवैया छंद होगा। तो दोस्तों जो हमारा तुलसीदास वाला था ये भी हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों चलते हैं अगले पैराग्राफ के लिए। अब दोस्तों देखते हैं 2023 बोर्ड परीक्षा वाले स्टूडेंट जरूर देखें। यानी दोस्तों जो हमारा है पाठ सवैया और लेखक जो है रसखान है। दोस्तों लेखक हमारे रसखान है, इनके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम पद्यांश को पढ़ेंगे। पद्यांश क्या है? धूरी भरे अति शोभित श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। यानी क्या कह रही है कि जो धूल से भरी, यानी धूल से भरे हुए शोभित श्यामंजू, श्यामंजू यानी श्री कृष्ण अपने उसमें खेल रहे हैं, यानी श्री कृष्ण अपने घर के आंगन में खेल रहे हैं। तैसी बनी सिर पर सुंदर चोटी, उनके सिर पर एक सुंदर चोटी बनी हुई है। खेलत खात फिर आंगन पग, यानी खेलत दोस्तों खेलते हुए खाते हुए अपने आंगन में फिर रहे आंगन में। पग पैंगनी बजती परी को छोटी, यानी उनके पैर में जो है नहीं, उनके पैर में क्या, उनके पैर में जो पायल बज रही है पीरी को छोटी, यानी उन्होंने जो पीले कलर का कच्छा पहन रखा हुआ है। वह छवि को रसखान बिलोकित, यानी इसे देखकर तो कामदेव भी, यानी जो इसे देखकर तो वे भी शर्मा जाए। वारत काम कला निज कोटि, दोस्तों काग के भाग बड़ा सजनी, यानी जो काग है, जो कौवा है, उसका भाग्य बड़ा ही भाग्यशाली है। हरि हाथ सो ले गया माखन रोटी, हरि हाथ सो ले गया माखन रोटी, यानी जो श्री कृष्ण के हाथ से जो माखन की रोटी छीन कर ले गया, यानी वो कह रही है कि जो कौवा है तो बड़ा ही भाग्यवान है। अब दोस्तों देखेंगे इसके बारे में। 2007, 12, 15, 20 और 21 में पूछा गया है और दोस्तों उम्मीद है कि 23 में भी आ जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका संदर्भ देखेंगे। संदर्भ में क्या है? प्रस्तुत सवैया रसखान द्वारा रचित रसखानी ग्रंथावली से हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड में संकलित सवैया नामक पाठ से लिया गया है। दोस्तों बस क्या लिखना? प्रस्तुत सवैया रसखान द्वारा रचित, यानी जो प्रस्तुत सवैया है रसखान द्वारा रचित रसखानी ग्रंथावली से हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड में संकलित सवैया से लिया गया है। यानी जो प्रस्तुत सवैया रसखान द्वारा रचित रसखानी ग्रंथावली से हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड में संकलित सवैया से लिया गया है। किससे? सवैया से लिया गया है। अब दोस्तों इसका प्रसंग लिख सकते हैं। प्रस्तुत सवैया में कवि रसखान ने श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का मनोहर वर्णन किया है। यानी जो प्रस्तुत सवैया है, प्रस्तुत सवैया में कवि रसखान ने श्री कृष्ण के बालों का और सौंदर्य का मनोहर वर्णन किया है। यानी इसे देखकर एक तो उनके बालों के बारे में बात हुई थी, उनके पैरों के बारे में बात हो रही थी। तो दोस्तों यानी प्रस्तुत सवैया में कवि रसखान ने श्री कृष्ण के बाल और उनके सौंदर्य का यानी वर्णन क्या है। अब दोस्तों देखते हैं व्याख्या। एक सखी दूसरी सखी से श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण धूल से भरे हुए अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं। यानी एक सखी दूसरी सखी से श्री कृष्ण के बाल और सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि श्री कृष्ण धूल से भरे हुए अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं, अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं। उनके सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई है, वे अपने घर के आंगन में खेलते और खाते हुए घूम रहे हैं। यानी उनके सिर पर एक तो सुंदर चोटी बनी हुई है, वे अपने घर के आंगन में खेलते हुए और खाते हुए घूम रहे हैं। उनके पैरों में पायल बज रही है, उनके पैरों में पायल बजी है। दोस्तों यहाँ क्या रखा था नहीं, पग पैजनी बजती, यानी उनके पैरों में क्या पायल बज रही है, उनके पैरों में पायल बज रही है। उन्होंने पीला कच्छा पहना हुआ है। श्री कृष्ण के इस सुंदरता को देखकर कामदेव भी अपनी करोड़ों की कलाओं को नौछावर कर देते हैं। दोस्तों यहाँ देखो दोस्तों पीरी कछोटी, यानी उन्होंने पीला कच्छा पहना हुआ है। यह छवि को देखकर रसखान विलोकित, वारा काम कला निज कोटि, इसे देखकर तो कामदेव भी अपनी लाखों यानी करोड़ों जो उनकी दोस्तों जो उनकी क्या नाम लेकर जो उनकी है करोड़ों कलाओं को उन पर नौछावर कर देते हैं, करोड़ों कलाओं को उन पर नौछावर कर देते हैं। अब एक सखी कह रही है, हे सखी उस कौवे का भाग्य कितनी सराहना की जाए, नहीं उस कौवे के भाग्य की कितनी सराहना की जाए। वह कौवा तो बड़ा भाग्यवान है जो श्री कृष्ण के हाथों से माखन और रोटी छीनकर ले गया। यानी वह कौवा तो बड़ा ही भाग्यवान है। काग बड़ा सजनी हरि हाथ से ले गया माखन रोटी, यानी बड़ा भाग्यवान है जो हरि के हाथ से यानी जो इनके हाथ से रोटी छीनकर ले गया। अब देखते हैं इसमें काव्य का सौंदर्य देखते हैं, इसमें काव्य का सौंदर्य में क्या हो सकता है दोस्तों। तो प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान ने श्री कृष्ण के बाल का रूप का अत्यधिक मोहक चित्रण प्रस्तुत किया है। काव्य सौंदर्य में जो श्री कृष्ण है, इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के बालों का अत्यधिक चित्र यानी सुंदर चित्रण क्या है,
अब भाषा जो है इसमें ब्रज है दोस्तों, रस जो है वो श्रृंगार रस है, गुण जो है वो माधुर्य है। भाषा, ब्रज, रस, श्रृंगार, गुण, माधुर्य, और अलंकार जो है दोस्तों, अलंकार है अनुप्रास अलंकार। और दोस्तों छंद जो है वो है सवैया छंद। एंड दोस्तों आपको काव्य सौंदर्य में भाषा कोई सी लिखनी, भाषा ब्रज भाषा लिखे आना दोस्तों, रस श्रृंगार लिखे आना, गुण माधुर्य लिखे आना, अलंकार अनुप्रास लिखे आना, और छंद सवैया छंद लिखे आना। आप दोस्तों किसी का भी यानी इसमें लिख कर सकते हैं, बस आपको यानी सही तरीके से लिखा होना चाहिए, एग्जामिनर आपको उसी चीज़ के नंबर देता है। तो दोस्तों हमारा ये रसखान वाला भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं दोस्तों एक इसमें और इम्पोर्टेंट है, अब उसे और हल कर लेते हैं दोस्तों। अब इसे देखेंगे, यानी एक और है हमारा पाठ झांसी की रानी की समाधि पर। झांसी की रानी की समाधि पर पाठ है और लेखक जो है सुभद्री कुमारी चौहान है। दोस्तों 2023 बोर्ड वाले स्टूडेंट जरूर देखें दोस्तों, जो छात्र 2023 में है वो जरूर इस वीडियो को देखें, क्योंकि दोस्तों वो इनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। दोस्तों हम अपने चैनल पर इसी तरह की वीडियो हमने पहले कराई थी, और दोस्तों अब की बार भी इसी तरह की हमारी वीडियो कंटिन्यू चली है। तो दोस्तों आप जरूर इन सभी वीडियो को देखें। इस समय इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यानी इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है, यह जो समाधि है लघु समाधि है, झांसी की रानी की अंतिम लीला स्थली है, यही है अंतिम लीला स्थली, यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यहीं कहीं पर बिखरे गए वह भगन विजयमाला सी, उसके फूल यहीं सचित है, यही स्पर्धी साला सी। सहवार पर वार अंत तक लड़ी वह वीर बाला सी, आवती सी गिर चढ़ी चित पर चमक उठी ज्वाला सी, आवती चित्र ज्वाला सी। तो दोस्तों यानी यह एक यानी सुभद्री कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया है। यानी क्या कह रहा है, इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, यानी जो यह समाधि है इसमें एक राख की ढेरी छिपी हुई है, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी, यानी जिसने खुद को जलाकर यानी हमें स्वतंत्रता दिलाई, यानी जिसने खुद को जलाकर हमें स्वतंत्रता दिलाई। यह समाधि है लघु समाधि है, यानी यह एक छोटी समाधि है, यह झांसी की रानी की समाधि है। ये जो छोटी समाधि है झांसी की रानी की समाधि है। अंतिम लीला स्थली यही है, जो अंतिम लीला स्थली है यही है लक्ष्मी मर्दानी की, जो अंतिम लीला स्थली है वो रानी लक्ष्मीबाई की मर्दानी की, यानी लक्ष्मी मर्दानी की। यही कहीं पर बिखर गई वह भगन विजयमाला से, यानी यहीं पर वह एक फूल की माला की तरह बिखर गई, उसके फूल यहीं सचित हैं, जो उसके फूल हैं यहीं पड़े हुए हैं, यह स्मृति सालासी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बालासी, यानी वार पर वार सहती रही और अंत तक लड़ी। आहुति सी गिरी चढ़ी चित पर चमक उठी ज्वालासी, और आहुति सी गिर चढ़ी चित पर, यानी आहुति सी ऐसी चढ़ी हमारे मन पर कि चमक उठी ज्वालासी। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका संदर्भ देखेंगे, संदर्भ क्या कह रहा है। प्रस्तुत काव्यांश श्रीमती सुभद्री कुमारी चौहान द्वारा रचित त्रिधारा नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक में काव्य खंड में संकलित है, झांसी की रानी समाधि शीर्षक से लिया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखना, यह प्रस्तुत काव्यांश श्रीमती सुभद्री कुमारी चौहान द्वारा रचित त्रिधारा नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित झांसी की रानी की समाधि पर शीर्षक से लिया गया है, झांसी की रानी की समाधि शीर्षक से लिया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखना, प्रस्तुत काव्यांश श्रीमती सुभद्री कुमारी चौहान द्वारा रचित त्रिधारा नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित झांसी की रानी की समाधि के शीर्षक से लिया गया है। अब दोस्तों देखते हैं इसमें आगे क्या प्रश्न है। प्रसंग, सबसे पहले दोस्तों हम इसका प्रसंग देखेंगे, इसमें प्रसंग में क्या है। दोस्तों प्रसंग, इस कविता में कवियत्री ने रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान के गौरव गाथा प्रस्तुत की है, यानी इस कविता में जो कवियत्री ने रानी लक्ष्मीबाई के गौरव की, यानी प्रसंग में दोस्तों हम लिख सकते हैं कि जो यानी इस कविता में कवियत्री हैं सुभद्री कुमारी चौहान है, उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान की गौरव गाथा प्रस्तुत की है। गौरव गाथा यानी उनके जो बलिदान दिया है उसके बारे में प्रस्तुत क्या है दोस्तों। इस समाधि में उस वीरांगना की राख रखी हुई है, यानी जो ये समाधि है उसमें यानी व्याख्या है दोस्तों, इस समाधि में उस वीरांगना की राख रखी हुई है जिसने स्वयं को जलाकर स्वतंत्रता की अलौकिक आरती उतारी, जिसने खुद को जलाकर स्वतंत्रता की अलौकिक आरती उतारी। यह छोटी सी समाधि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की है, जिन्होंने पुरुषों के समान साहस दिखाया, यानी जो छोटी समाधि वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की है, जिन्होंने पुरुषों के समान साहस दिखाया। यह समाधि रानी के अंतिम क्रमस्थली है, जो यह समाधि है रानी के अंतिम क्रमस्थली है। यह वह स्थान है जहाँ टूटी हुई माला के फूलों की भांति झांसी की रानी ने बलिदान हो गई, यानी यह वह स्थान है जहाँ टूटे हुए फूलों की, जैसे दोस्तों फूलों की माला में फूल फिर होता है, जब उसे तोड़ देते हैं तो वो चारों तरफ बिखर जाते हैं। झांसी की रानी यानी यहाँ टूटी हुई माला के फूलों की भांति झांसी की रानी बलिदान यानी बिखर गई थी। यहाँ पर उनकी अस्थियाँ एकित हैं, यहीं उनका स्मृति भवन है, यानी यहीं पर उनकी अस्थियाँ इकट्ठी हैं और यहीं पर उनके स्मृति भवन है। अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए अपनी अंतिम सांस तक वह
आघात पर आघात सहती रही, यानी अंग्रेजों के साथ लड़ती हुई अंतिम सांस तक आघात पर आघात, यानी दोस्तों वार पे वार सहती रही और वीरांगना की तरह लड़ती रही। अंत में लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्रता के यज्ञ में उसी प्रकार अपनी बलि दे दी जिस प्रकार यज्ञ में पवित्र आहुतियाँ दी जाती हैं। उनके बलिदान से उनकी यश ज्वाला और अधिक प्रकाशित हो गई। उनके बलिदान से उनकी यश ज्वाला और अधिक प्रकाशित हो गई। अब काव्यगत सौंदर्य देखते हैं दोस्तों। काव्यगत सौंदर्य, इस कविता में ओज की कवित्री सुभद्री कुमारी चौहान ने लक्ष्मीबाई की वीरता और बलिदान की गाथा का ओजपूर्ण वर्णन किया है। यानी इस कविता में ओज की कवित्री सुभद्री कुमारी चौहान ने लक्ष्मीबाई की वीरता और बलिदान की गाथा का ओजपूर्ण वर्णन किया है। कवि ने इसके माध्यम से तात्कालिक समाज में स्वतंत्रता के लिए जागृति उत्पन्न करने का प्रयास किया। यानी दोस्तों जो भी हमने ऊपर पढ़ा, यानी इस कविता में ओजपूर्ण कवित्री सुभद्री कुमारी चौहान ने लक्ष्मीबाई की वीरता और बलिदान की गाथा का ओजपूर्ण वर्णन क्या है। कवि ने इसके माध्यम से तात्कालिक समाज में स्वतंत्रता के लिए जागृति उत्पन्न करने का प्रयास किया है। अब दोस्तों देखते हैं भाषा सरल खड़ी बोली है दोस्तों। रस जो है वो वीर रस है, गुण जो है वो प्रसाद और रोज का गुण है, और अलंकार जो है उपमा और रूपक अलंकार है। भाषा सरल खड़ी बोली, रस वीर रस, गुण प्रसाद और ओज का है, अलंकार जो है उपमा और रूपक अलंकार है। उपमा और रूपक अलंकार है दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि जहाँ भी लड़ाई की झगड़े की बात होती है दोस्तों, वहाँ वीर रस होता है, तो दोस्तों ये वीर रस ही था इसमें। तो दोस्तों इसमें वीर रस के बारे में ही बताया था। तो दोस्तों यानी इसमें वीर रस के बारे में बताया था। यानी दोस्तों ये जो थे, मैंने आपको सारे जो भी हमारे खंड काव्य से खंड गद्य से और पद से जो भी इंपॉर्टेंट बन सकते थे, मैंने सभी आपको इस वीडियो में करा दिया। अब दोस्तों यानी ये था हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो जो मैंने आपको करा दी दोस्तों। आपको बहुत ही अच्छी वीडियो लगी होगी। यानी जो क्लास 10 गद्यांश और पद्यांश, हिंदी के गद्यांश व पद्यांशों का महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आप इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपनी पेपर में जरूर यानी याद करके जाए, पेपर में जरूर पढ़ के जाए, या पेपर देने से पहले दोस्तों इस वीडियो को जरूर देख के जाए, क्योंकि दोस्तों ये जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे आपके आने वाले पेपर के लिए। दोस्तों आपका कल पेपर है, आयोग के आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और दोस्तों मैं आपको आपके पेपर के लिए जो भी इंपॉर्टेंट हो रहा है वो मैं आपके लिए कंटिन्यू करता और कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को दोस्तों जो छात्र कक्षा 10 में है उनको पेपर से पहले 16 फरवरी से पहले उन तक जरूर पहुँचाए। तो दोस्तों ये वीडियो उन दोस्तों तक जरूर पहुँचा दें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।